हाय दोस्तों, वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हेयर। आप सभी दोस्तों का विकास सर के इस क्लास में और एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है 17 जनवरी और 17 जनवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, स्टेट एग्जाम की तैयारी करो या फिर डिफेंस की करो, किसी भी तरह के एग्जाम का आप अगर सरकारी नौकरी के लिए किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की ही क्यों नहीं करते हो, केवीएस का अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है दोस्तों हर एग्जाम में आता है। और करंट अफेयर अगर आप रेगुलर अपडेट रहेंगे ना तो आपको डेफिनेटली दूसरे लोगों से कंपैरिजन में आपको बहुत आगे लेके चला जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आता है तब वो सोचते हैं पढ़ने के लिए, जब एग्जाम का डेट आने वाला होता है, एडमिट कार्ड आता है, फिर वो करंट अफेयर के बारे में सोचते हैं। तो इससे 10-12 दिन में करंट अफेयर आप नहीं कर सकते हैं। पिछले 6 महीने के क्या पिछले 3 महीने का भी आप 10 से 12 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आपको जरूरत है डेली आपको करंट अफेयर करना चाहिए। डेली करने से आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा, आपका एक सेक्शन रहेगा ऐसा स्ट्रांग रहेगा, जो कि क्या होगा, करंट अफेयर होगा, वो आपका सेक्शन स्ट्रांग होगा और आपको दूसरों के कंपैरिजन में बिल्कुल आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेली क्लास में आइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको करंट अफेयर में क्लास में याद करा दूं, और करंट अफेयर ही नहीं, साथ में जो हम स्टैटिक पढ़ते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में करंट अफेयर से जो रिलेटेड चीजें होता है ना वही आता है एग्जाम में। तो चलिए, हो गई बातें, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो सब शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे, ठीक है, क्योंकि डेली आपको इसी तरह के वीडियो मिलता रहेगा। आते हैं आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताते दोस्तों, एग्जाम कार्ड की तरफ से 6 बुक का एक कॉम्बो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है रैपिड सीरीज नाम दिया गया है। इस बुक की मदद से दोस्तों आप महीने 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी जीके जीएस सेक्शन को। इसमें सारे बुक कवर हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्थव्यवस्था का हुआ, राज व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतिहास, साइंस एंड इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, कह सकते हैं भूगोल एंड पर्यावरण। सभी बुक का कॉम्बो है, आपकी मर्जी है, आपको 1 बुक चाहिए, 2 बुक चाहिए, 3 बुक चाहिए, 4 बुक चाहिए, या फिर कंप्लीट 6 बुक का पैकेज चाहिए, तो आप बाई कर सकते हैं। जो भी आपकी मर्जी है, आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, बाई करने के आप examcard.in पर में जाइए, वहां पर मैं आपको ये सारे बुक्स का जो डिस्क्रिप्शन है मिल जाएगा। उसमें आप विकास 10 का यूज कीजिएगा, कोड का आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऑलरेडी 45% का डिस्काउंट इसमें दिया जा रहा है, 10% का ये मिल जाएगा, टोटल 55% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को सभी दोस्त लाइक कर देंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में RRR ने गोल्डन ग्लोब में नातू नातू मूवी नहीं गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? इस फिल्म के इससे पहले दोस्तों कल की क्लास में हमने पढ़ा था द कश्मीर फाइल्स 2023 के ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। इसके डायरेक्टर कौन थे? विवेक अग्निहोत्री इसके डायरेक्टर थे। और ये जो नातू नातू सॉन्ग है ये कौन से मूवी का है? RRR का है। और इस RRR के जो डायरेक्टर है कौन है? ऑप्शन ए है रोहित शेट्टी, विवेक अग्निहोत्री, राजामौली और राजकुमार हिरानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा SS राजामौली। SS राजामौली की डायरेक्टर फिल्म है जिसका नाम है RRR। उसको गोल्डन ग्लोब में जो इसकी गाना है नातू नातू, इस गाने के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है। तो आइए देखते हैं इसके SS राजामौली की फिल्म RRR ने नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत अवार्ड जीता है। यह उन 2 श्रेणियों में से एक है जिसमें इसे नामांकित किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में भी नामांकित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना 1985 जीता है। उसको किसने जीता है? अर्जेंटीना 1985 ने जीता है। RRR ने पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है किसको? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में राजामौली को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में और भी दिए गए थे। दूसरा प्रश्न देखते क्या है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन GOPIO के 8 देशों के चैप्टर्स के साथ समझौता किया है?
किस देश ने किया है, किस राज्य के टूरिज्म ने किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है गोवा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म बोर्ड है, डिपार्टमेंट है, उसने भारतीय मूल के लोगों के जो वैश्विक संगठन है जिसका नाम क्या है GOPIO के 8 देशों के चैप्टर्स के साथ में समझौता किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को जो सीएम है दोस्तों कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर आपने देखा होगा SSC GD में एग्जाम दिए होंगे तो, या एनालिसिस भी देखा होगा तो आपको पता होगा, सभी शिफ्ट में लगभग गवर्नर स्टेट के CM और कैपिटल के बारे में पूछा जा रहा है। तो गवर्नर यहाँ के कौन है? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। अगर दोस्तों बात करें गुजरात की, और उसके बाद से कौन से? छत्तीसगढ़, CHH, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा? राजस्थान और हिमाचल। तो हिमाचल के कौन है? राजेंद्र आलेकर यहाँ के गवर्नर है। राजस्थान के कौन है? कलराज मिश्रा है। छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके है। और गुजरात के गवर्नर कौन है आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए देता हूं, गुजरात के कमेंट करके बताइएंगे कि गुजरात के गवर्नर कौन है। गोवा की बात करें तो P पिल्लई यहाँ के हैं। केरल की बात करें तो केरल के कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। और कर्नाटका की बात करें तो थावर चंद गहलोत कर्नाटका के गवर्नर हैं। तेलंगाना की बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन है। याद रहेगा सभी चीजें, देखना एग्जाम में आपको जरूर फंसेगा यहाँ से गवर्नर से। आते हैं इसके डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भारतीय मूल के जो लोगों के जो वैश्विक संगठन है GOPIO, इस संगठन के 8 देशों के चैप्टर्स के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस, मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रीयूनियन द्वीप, मार्टिनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया और मॉरिशस के साथ में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 8 चैप्टर्स हैं जिनके साथ में मध्य प्रदेश के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने एग्रीमेंट किया है। समझौते ज्ञापनों का उद्देश्य राज्य के पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग को बढ़ावा देना है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने को मंजूर किया है? किस राज्य के राज्यपाल CM जो कैबिनेट है उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण देने की मंजूरी दिया है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, पंजाब ने या फिर उत्तराखंड ने? तो राइट आंसर जो है उत्तराखंड, इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के CM कौन है दोस्तों? CM है पुष्कर सिंह धामी जी। और गवर्नर कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। तो यहाँ के उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह ने, उन्होंने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है। उत्तराखंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक 2022 को मंजूरी दी है, जो कि महिलाओं के लिए 36 आरक्षण है। यह 24 जुलाई 2006 तक भर्ती की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं और रिक्तियों में सीधी भर्ती में 20% 36 आरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद उत्तराखंड में अस्थायी रूप से अधिवासित महिला उम्मीदवारों के पक्ष में 30% के आरक्षण दिया जाएगा। अब जो पहले कितना 20% दिया जाता था, अब कितना दिया जाएगा? 30% दिया जाएगा महिलाओं को। किसी भी गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जो तैयारी करते हैं उनको 30% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह। अगर दोस्तों बात करें उत्तराखंड के कितने कैपिटल हैं? 2 कैपिटल। क्या आपको पता है? मैंने कई बार बता चुका हूं। एक कौन सा है? देहरादून है। दूसरा कौन सा है? गैरसैंण। देहरादून किस में होता है? विंटर में देहरादून कैपिटल होता है और गैरसैंण कब होता है? समर में। ठीक है, याद रहेगा ये चीजें। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन शुरू हुआ है? किस शहर में हुआ है? मुंबई में हुआ है, जयपुर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, नागपुर में हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में दोस्तों। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर।
83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी 2023 को जयपुर में आयोजित किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, जो कि इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे, तो वेस्ट बंगाल के थे। अब कौन हो गया है वेस्ट बंगाल के गवर्नर? सीवी आनंदा बोस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अभी इनकी नियुक्ति की गई है, तो हो सकता है आपके किसी एग्जाम में पूछ ले। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। उद्घाटन क्या है? जगदीप धनखड़ ने। और अध्यक्षता किसने किया सम्मेलन का? ओम बिरला ने है, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। समारोह में विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। जितने भी विधानसभा हैं सभी राज्यों के, उसके जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं वो उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। राजस्थान में यह सम्मेलन 11 साल बाद आयोजित किया गया है। पिछला हुआ था कब? 2011 में हुआ था, और उसके बाद से 11 साल के बाद से इस बार हुआ है 2023 में राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दिया है? किस फिनटेक कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम करने के लिए मंजूरी दिया है? किसके रूप में? पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। भारत पे, फोन पे, मोबीक्विक या फिर जेस्ट मनी? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, भारत पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत पे को दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की अनुमति दी है। इससे पहले दोस्तों एक ओपन नाम का प्लेटफॉर्म है, ओपन हुआ, एंड एक था वन पे। इन दोनों को भी ऑलरेडी पेमेंट गेटवे का जो लाइसेंस है, मंजूरी है, ऑलरेडी रिजर्व बैंक की तरफ से दे दिया गया। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है अभी कौन है दोस्तों? शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। इसका स्थापना कब किया गया था रिजर्व बैंक का? कोई बता सकता है क्या? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं ऑलरेडी कई बार कर चुका हूं, इसका जिक्र आप सभी को बता चुका हूं, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। भारत पे इसका करेक्ट आंसर होगा। फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी जिसका नाम क्या है? भारत पे को पेमेंट एग्रीगेटर पीए के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। भारत पे को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी मिल गई है। पेमेंट एग्रीगेटर ऐसी संस्था है जो ग्राहकों से विभिन्न भुगतान उपकरणों को स्वीकार करने के लिए ई कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करती है। ई कॉमर्स जितने भी वेबसाइट हैं उनसे पेमेंट देने के लिए अप्रूवल दे दिया है किसको? भारत पे को आरबीआई ने। इसमें व्यापारियों को अपने स्वयं की एक अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इससे पहले ओपन और वन पे आदि को स्वीकृति मिल चुकी है पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अली बोंगो ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया है? किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? अली बोंगो है। उन्होंने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति को नियुक्त किया है। गुयाना, गैबोन, गाम्बिया या फिर मंगोलिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैबोन। गैबोन के राष्ट्रपति है कौन? अली बोंगो। इन्होंने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है, जिनका नाम क्या है? नाम है रोज क्रिस्टियन ओसैका इनका नाम है। और ये पहले क्या थे? पीएम थे देश के। गैबोन के पीएम थे कौन? रोज क्रिस्टियन ओसैका। और इनको उपराष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है दोस्तों। गैबोन के राष्ट्रपति अली बोंगो ने 9 जनवरी 2023 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, रह चुकी हैं ये। रोज क्रिस्टियन ओसैका रापोंडा को उपराष्ट्रपति की भूमिका के लिए नियुक्त किया गया। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लंबा सा है, अजीब सा है, बट क्या करेंगे, याद करना पड़ेगा। आप छोटे में भी याद रख सकते हो, क्रिस्टियन ओसैको के रूप में याद रख सकते हो, या फिर रोज क्रिस्टियन के रूप में याद कर सकते हो। जो आपको शॉर्ट लगे वो आप याद रखो, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए। ऑप्शन को देख के, नाम को देख के पूरा नाम याद आ जाए, ठीक है। पूर्व मंत्री एलन क्लाउड बिली बाई नेज ओसैका रापोंडे की जगह लेंगे। जो पीएम थे अब इनको पीएम नियुक्त कर दिया गया है। एलन क्लाउड बिली बाई नेज को लेंगे और देश में नई सरकार बनाएंगे। ओसैका रापोंडो को 2012 में बजट मंत्री नामित किया गया था।
2012 में जब इनको बजट मंत्री के रूप में नामित किया गया था, इलेक्ट किया गया था, जो 1956 के बाद से उस पद को धारण करने वाली पहली महिला बनी थी। लास्ट टाइम 1956 में पहली महिला थी जो बजट मंत्री के रूप में शपथ लिया था वहां पे। उसके बाद से ये 2012 में कौन लिया था? ओसाका रापोंडा। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हॉकी वाली सरपंच ने किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है? किस राज्य ने? तो नाबार्ड का आप सभी को पता ही हो, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है सभी को पता है। और इसके जो अभी चेयरमैन है नियुक्त कौन हुए? साजी केबी। इनके चेयरमैन या फिर अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान ने दोस्तों, राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच ने किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए नाबार्ड के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीरू यादव या फिर आप कहें हॉकी वाली सरपंच और नाबार्ड ने राजस्थान में सोसाइटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट SIIRD की मदद से किसान उत्पादक संगठन FPO शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हॉकी वाली सरपंच और नाबार्ड ने किसके साथ में? SIIRD की मदद से किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड द्वारा राजस्थान में पेश किया जाने वाला 15वां FPO सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। 15वां FPO जो है किसान उत्पादक संगठन, नाम क्या है उसका? सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जहां नीरू यादव ने कंपनी के निदेशक मंडल की भूमिका निभाई है। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ है? मुंबई में। दे दिया कि हाँ मुंबई में है। और अध्यक्ष यहाँ इसके साजी केवी इसके अध्यक्ष हैं, अभी अभी इनकी नियुक्ति की गई है। 8वां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका जो आयोजन है दोस्तों कहां पर किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था, लॉस एंजल्स में किया गया था, सिडनी में किया गया था, लंदन में किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स में, लंदन नहीं लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में दोस्तों 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के विजेताओं की घोषणा की गई है। जो प्रमुख है वहां पे उसके बारे में यहाँ डिटेल में दे दिया हूं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन 11 जनवरी 2023 को लॉस एंजल्स में किया गया था। बेस्ट पिक्चर ड्रामा में किसे मिला है अवार्ड? द फेबलमैन्स को मिला है। बेस्ट एक्टर किसमें? मोशन पिक्चर ड्रामा, एल्विस के लिए ऑस्टिन बटलर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस मोशन पिक्चर ड्रामा, टार के लिए केट ब्लैंचेट को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर में द फेबलमैन्स के लिए स्टीवन स्पीलबर्ग को मिला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है किसके लिए? 80वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 18 यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न है, हाल ही में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि को मनाई गई है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया गया है। वह भारत के डैश में प्रधानमंत्री थे। देखो एग्जाम में जो पूछेगा हो सकता है नॉर्मल कह सकते हैं कि आसानी से पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो आप कहोगे 11 जनवरी को। लेकिन अगर डिफरेंट बनाना होगा, डिफिकल्ट बनाना होगा, तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए वो भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है। आपसे इजी नहीं, थोड़ा सा इसको टफ बनाया है मैंने क्वेश्चन को कि वह भारत के प्रधानमंत्री कौन से नंबर। जिन्होंने भी पॉलिटी वगैरह पढ़ा होगा उन सभी को ये चीजें याद होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ऑप्शन ए है दूसरे नंबर के, ऑप्शन बी है चौथे, और ऑप्शन सी है फर्स्ट, ऑप्शन डी है थर्ड। एक बार मैं कोशिश करूंगा, मतलब आपसे उम्मीद करूंगा आप इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। क्या इसका आंसर है दोस्तों, कोई बता सकता है क्या? कमेंट करके फटाक से बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर के। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया था, उसके बारे में पूछा है कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि को मनाया गया है। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भारत पाकिस्तान के 1965
युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए एक दिन बाद ताशकंद यूएसएसआर अब क्या हो गया है, उज्बेकिस्तान में निधन हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का कहां पे निधन हुआ था, ताशकंद में। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो हुए कौन है, शास्त्री जी हैं। और शास्त्री जी की अभी अभी बर्थडे पुण्यतिथि उनका सेलिब्रेट किया गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वाला इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद होगा, बट फिर भी जिन दोस्तों को याद नहीं है वो जरूर ध्यान रखिएगा इसे कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। उन्होंने 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1965 में उनकी मृत्यु हुई थी और 1996 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 10वां प्रश्न है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जो कि एक यूरोप की कंपनी है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। तो उस रिपोर्ट में 2022 पृथ्वी का डैशवां सबसे गर्म वर्ष था। इनके रिपोर्ट के अनुसार कॉपरनिकस, यूरोप की जो कंपनी है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, उसके रिपोर्ट के अनुसार 2022 जो है दोस्तों पृथ्वी का सबसे कौन सा नंबर का गर्म ईयर कहा जा सकता है, 7वां नंबर का, 3रे नंबर का, 5वें नंबर या फिर चौथे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। 2022 जो है दोस्तों 5वां सबसे, अभी तक का जो इतिहास कह सकते हैं कि 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है 2022। यूरोप की कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से 2022 पृथ्वी का 5वां सबसे गर्म साल था, वर्ष था। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 8 साल के रिकॉर्ड पर सबसे गर्म साल रहा है। वार्षिक औसत तापमान जो है पूर्व औद्योगिक स्तरों में 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। इसके पीछे का कारण हीट ट्रैपिंग गैसों के कंसंट्रेशन में वृद्धि है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह होता है, उसकी वजह से इसका हीट कंसंट्रेशन गैसों में वृद्धि हो गया है, जिसकी वजह से जो तापमान है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज हो गया है। 11वां प्रश्न है हाल ही में कैंसर ने किस सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा के कार्यकाल को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार जो ने आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं, कितने डिप्टी गवर्नर हैं वर्तमान में, 4 हैं। 4 कौन कौन है, एक तो माइकल पात्रा हो गया, एक कौन माइकल पात्रा, दूसरा है एमके जैन, तीसरा है एम राजेश्वर राव और नेक्स्ट एक चौथा है टी रविशंकर। ये 4 जो हैं और एक माइकल पात्रा, ये 4 हैं जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और गवर्नर कौन है दोस्तों, शक्ति कांता दास, सभी को पता होगा ना, कई बार बता चुका हूं, शक्ति कांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये 4 जो हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जिनमें से माइकल पात्रा का जो कार्यकाल है दोस्तों उसको बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए या अवधि के लिए बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, 6 महीने के लिए, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 वर्ष के लिए जो माइकल पात्रा का टेन्योर है उसको केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है, 1 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने 15 जनवरी 2023 से 1 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए माइकल पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष थे और इस पद पर पदोन्नत होने से पहले पात्रा आरबीआई में कार्यकारी निदेशक थे। पात्रा मौद्रिक नीति जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उस समिति के सदस्य नहीं है। और आरबीआई के अन्य डिप्टी गवर्नर एमके जैन, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर हैं। गवर्नर यहाँ के शक्ति कांता दास हैं। आरबीआई के स्थापना कब हुआ था, एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, दोबारा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार अपनी क्लासेस में, आप बताइए कमेंट करके। 12वां प्रश्न है हाल ही में किस बैंक ने गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईएससी बेंगलोर के साथ में समझौता किया है। किस बैंक ने गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए दोस्तों आईआईएससी, जो कि बहुत टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट है, आईआईटी लेवल का ये इंस्टीट्यूट है आईआईएससी बेंगलोर,
तो इसके साथ में एग्रीमेंट किया है किसने? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का दोस्तों टैगलाइन क्या है? आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है। तो इसका जो है बढ़ती का नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी इसका टैगलाइन है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक्सिस बैंक ने IISc संस्थान यानी बेंगलुरु में गणित और कंप्यूटिंग केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 1.6 लाख वर्ग फीट इस केंद्र में प्रयोगशालाएं और कार्यक्रम होंगे जिसमें फैकल्टी और छात्रों को फायदा होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि फायदा होना ही है, किसका? फैकल्टी का भी होगा और स्टूडेंट का भी होगा। स्टूडेंट को सीखने को मिलेगा, जिससे ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, नए नई चीज़ें स्टार्टअप करेंगे, उनसे फायदा होगा। गणित और कंप्यूटिंग में नए IISc बीटेक कार्यक्रम भी शुरू करेगा। अब तक जो है दोस्तों गणित और कंप्यूटिंग में बीटेक नहीं होता है, बहुत सारे ब्रांचेज है, CS है, IT है, ECE है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट है जिसमें बीटेक होता है। बट गणित और कंप्यूटिंग में बीटेक नहीं होता था, लेकिन अब से कौन शुरू करेगा? IISc शुरू करने वाला है बीटेक का कोर्स भी। 13 क्वेश्चन है, एनकैप ट्रैकर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर 2022 में सबसे प्रदूषित शहर था? एनकैप जो कि रिपोर्ट जारी करता है, तो उसके रिपोर्ट के उन्होंने रिपोर्ट अभी जारी किया है, उसके अनुसार भारत का कौन सा शहर है 2022 में सबसे प्रदूषित शहर है? दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद और आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है दिल्ली। सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है। सेकंड पे बात करें तो फरीदाबाद है और थर्ड पे बात करें तो गाजियाबाद है। फरीदाबाद किस में आता है? हरियाणा में आता है। और गाजियाबाद पता ही होगा आप सभी को, यूपी के अंदर आता है। तो फर्स्ट पे दिल्ली है, सेकंड पे फरीदाबाद है और थर्ड पे कौन है? गाजियाबाद है। दिल्ली इसका राइट आंसर है। एनकैप ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर था, जहां PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से दोगुना से अधिक था और औसत जो है PM 10 कंसंट्रेशन भारत में तीसरे स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, PM 2.5 स्तरों के संबंध में सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा का फरीदाबाद दूसरे और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद तीसरे स्थान पर रहा है। फर्स्ट पे दिल्ली है। अगेन रिवाइंड करता हूं, 2021 में PM 2.5 के स्तर के संबंध में गाजियाबाद सबसे अधिक प्रदूषित शहर था, लेकिन इस बार वो दूसरे पे हो गया और फर्स्ट पे कौन आ गया? दिल्ली आ गया। 14 हो गया। 14 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए क्या है? संतोष कुमार यादव, समीर मुखर्जी, अनुराग कुमार और गौरव द्विवेदी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुराग कुमार को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। समीर मुखर्जी जो है इससे पहले अतिरिक्त कह सकते हैं अतिरिक्त प्रभार दिया गया था इनको, या एडिशनल के रूप में काम कर रहे थे ECIL का अतिरिक्त प्रभाव। समीर मुखर्जी को ECIL के अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, ये कर रहे थे, लेकिन अब से अनुराग ठाकुर को ECIL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। अनुराग कुमार को 9 जनवरी 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने से पहले अनुराग कुमार जो है ECIL के कार्यकारी निदेशक थे। ECIL के निदेशक समीर मुखर्जी इस नियुक्ति से पहले ECIL के CMD का पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन थे उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सभी दोस्तों का क्लास में आने के लिए थैंक यू सो मच। और ये हमारा जनवरी का एडिशन का करंट अफेयर का जो मैगजीन है दोस्तों आ गया है। आप इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। साथ ही हमारे वेबसाइट examcard.in से भी बाई कर सकते हैं। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये उन दोस्तों के लिए है जिनको PDF वगैरह से पढ़ना पसंद नहीं है, जिनको कह सकते हैं कि बुक से रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी होते हैं, उनके लिए हैं। तो आप बाई कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके या बुक स्टोर से। तो मिलेंगे दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।